तो चलिए, अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने बिहार का समाप्त किया है। आज जो हमारा मई का जो पहली क्लास होगी, ठीक है, मई महीने का क्या होगी, पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। और इसको हम लोग 3 क्लास में समाप्त करेंगे, ठीक है। 3 दिन में 3 क्लास हो गया, 3 क्लास में क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कवर हो गया। जून की करंट अफेयर्स नहीं आई, जून की आएगी तो फिर हम लोग बिहार के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। जून का भी करंट अफेयर्स की बात करेंगे, वो वेटेड है केजीएस का, जिससे हम लोग बिहार करते हैं। और साथ में आपका वेटेड कौन सा है, तो आपका वॉल्यूम 7 भी परफेक्शन आइज का वेटेड है, ठीक है। तो दोनों को साथ साथ लेकर हम लोग चलेंगे, दोनों को समाप्त करेंगे। तो आज जून की पहली दिवस जो है आज हमारी क्लास की, उसको हम लोग शुरू करते हैं। जून नहीं, मई, सॉरी मई, ठीक है। और मई की जो पहली करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो बिहार में गोकुल ग्राम क्या है, बिहार में गोकुल ग्राम बनने जा रहा है। कहां पे, तो बक्सर जिले के डुमराव स्थित बिहार का एकमात्र गोकुल ग्राम अपनी स्थापना के 7 साल बाद भी अधूरा है, ठीक है। तो बिहार में गोकुल ग्राम कहां पे थे, क्या बता, कि बक्सर के डुमराव में। कहां पे है, बक्सर के डुमराव में आपको क्या है, बिहार में गोकुल ग्राम है, जो कि स्थापना के 7 साल बाद भी, ध्यान में रखेंगे, अभी तक अधूरा ही है, मतलब इसका पूरा नहीं हो पाया। 2007 में केंद्र सरकार ने बिहार में गोकुल ग्राम की स्थापना को मंजूरी दी थी, ठीक है। बिहार में गोकुल ग्राम की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा कब दी गई, तो क्या बताएंगे, तो 2017 में, ठीक है। कब दिया गया था, 2017 में दिया गया था, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी तक इसका कार्य जो है पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। तो भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत मवेशियों के समेतिक विकास के लिए डुमराव के गोकुल ग्राम का चयन किया गया था, ठीक है। और डुमराव से कौन आते थे, पता है ना, डुमराव से आपके आते थे जो शहनाई वादक थे, क्या नाम था, जो भारत रत्न भी मिला हुआ है उनको, क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खान, क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो था बक्सर के डुमराव में ही हुआ था, ठीक है। अब 13 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने इस गोकुल ग्राम का उद्घाटन किया था, लेकिन 5 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अब तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। अश्वनी कुमार चौबे की बात करेंगे तो बक्सर के ही रहने वाले हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री थे, बक्सर के रहने वाले अश्वनी कुमार चौबे, उसके भी आपको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो एक प्रश्न मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, ये जो कब इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, 2017 में, लेकिन अभी तक क्या है, कार्य पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए, कहां पे है, तो बक्सर के डुमराव में। अब देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, तो यह योजना मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करेंगे तो यह एक योजना है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। अवधि की बात की, योजना वर्ष 21-22 से वर्ष 25-26 तक जारी रहेगा, ठीक है। अभी वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे तो 21-22 से लेके 25-26 तक जारी रहेगा। अब बजट परिव्यय की बात करेंगे तो 2400 करोड़ रुपए का बजट है, कितना है, तो 2400 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके, ठीक है, गोवंश की उत्पादकता एवं दुग्ध उत्पादन को सतत रूप से, मतलब क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। इसी योजना के तहत बिहार में गोकुल ग्राम स्थापित किया गया था, कहां पे, बक्सर के डुमराव में, 2017 में। लेकिन 5 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी अभी तक यह योजना पूरी नहीं हो पाई है, ठीक है। आपसे, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा, तो गोकुल ग्राम कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो बक्सर के डुमराव गांव में, डुमराव में। कब, तो 2017 में, ठीक है। अब मतलब बिहार में पुल निर्माण संबंधी मुद्दे, अभी बिहार में बहुत सारा पुल गिर रहा है, आपको पता ही होगा, बिहार पे अभी तो इसमें और भी ऐड होगा ना, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में 3-4 पुल अभी गिरे हैं, ठीक है। तो समझो, हाल में ही बिहार में कोसी नदी पे निर्माणाधीन देश का सबसे बड़ा पुल ढह गया, ठीक है। इस पुल का निर्माण मधुबनी जिले के भेजा और सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी पे किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे किया जा रहा था, तो ध्यान रखेंगे, इस पुल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा था, तो मधुबनी जिले के भेजा और सुपौल जिले के, ठीक है, मधुबनी जिले के कौन सा जगह, भेजा, क्या नाम है, मझौली जगह का कौन सा जिला है, भेजा। और सुपौल जिले के बकौर, कौन सा जगह, सुपौल जिले के बकौर के बीच किस नदी पे किया जा रहा था, कोसी नदी पे किया जा रहा था। इसकी लंबाई की बात करें, 10.2 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, समझ कितनी लंबाई थी इसकी, 10.2 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, जो कि असम के भूपेन हजारिका पुल से 1 किलोमीटर अधिक लंबा है। तो देश का सबसे बड़ा नदी पुल ये हो जाता है, ठीक है। असम के भूपेन हजारिका पुल से 1 किलोमीटर अधिक ये लंबा था। और इसका निर्माण किस लिए किया जा रहा है, भारतमाला, ठीक है, भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा था, ठीक है। अब भारतमाला परियोजना क्या है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारतमाला परियोजना जैसे मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो
तटीय बंदरगाह वगैरह जो है उसको मतलब मेन सड़क से मतलब कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब मेन रोड से कनेक्ट करना है, कहने का मतलब। तो इसकी लंबाई कितनी थी, इस पुल की लंबाई कितनी थी, 10.2 किलोमीटर थी, जो कि भूपेन हजारिका से लगभग 1 किलोमीटर लंबा था। कहाँ पे किया जा रहा था, मधुबनी जिले के भेजा और सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी पे किया जा रहा था, जो कि गिर गया। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। कब किया था, 14 में। पुल की प्रारंभिक लागत 1200 करोड़ रुपए थी, लेकिन वर्तमान में ये 1700 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शुरू में लागत किसका 1200 करोड़ रुपया था, ठीक है। अब जाके मतलब कितना हो गया है, तो इसका लागत कितना बात करेंगे, तो इसका कितना हो गया, 1700 करोड़ रुपया हो गया। कितना हो गया है, 1700 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। इस पुल का निर्माण एनएचआई का मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। लाभ क्या होगा, तो इस पुल का निर्माण पूर्ण हो जाने पर सुपौल और मधुबनी के बीच दूरी घटकर, ठीक है, ध्यान रखें, 30 किलोमीटर हो जाएगी। पहले ये दूरी कितनी है सुपौल और मधुबनी के बीच में, ठीक है, 100 किलोमीटर थी, मतलब समझ रहे हैं, मैं तीन तीन गुना से भी अधिक दूरी मतलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं एक बार इस सारे फैक्ट को आपको रिपीट करूँ। पुल जो टूटा उसकी लंबाई जो थी 10.2 किलोमीटर है, ठीक है, और ये मधुबनी जिले के भेजा और सुपौल जिले के बकौर के बीच में था। किस पे नदी पे था, कोसी नदी पे था। 2014 में इस पुल का उद्घाटन हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। शुरुआती लागत मात्र 1200 करोड़ रुपए, तभी वर्तमान में 1700 करोड़ रुपए इसकी लागत हो गई है। पुल का निर्माण की बात करें, जिम्मेवारी एनएचआई के पास है, ठीक है। इस पुल का निर्माण पूर्ण होने पर सुपौल और मधुबनी के बीच में दूरी घटकर कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। पिछले 2 वर्षों की बात करेंगे, 9 निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में 3-4 अभी इसमें और ऐड कर लीजिए, क्योंकि पहले के करंट अफेयर से वर्तमान में अभी 3-4 पुल एक ही 2-3 दिन के अंदर में 3-4 पुल गिरे अभी हैं, ठीक है, जो कि काफी अभी रिसेंट में सर 12-15 पुल गिर गया है ना बिहार में। 12-15 गिर गया है। 8 यस गो सर, गिरा है अभी सर तो जी, नहीं कल सर, परसों ही 4 तो फुल दिखा रहा गिरा है। 8 है। गो 8 गो। हो गया हो गया हो गया, आगे वाला कंटेंट उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, हेली सेवा पोर्टल। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि बिहार के प्रत्येक जिले में हेलीकॉप्टर संचालन हेतु हेली डेटा का निर्माण किया जाए, हेलीपैड डाटा का निर्माण किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इस बार ये मिनिस्ट्री किसको मिला है, सिंधिया जी ही है। इस बार भी, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे इस पोर्टल पर जिले में हेलीकॉप्टर के आगमन का विवरण दर्ज किया जाएगा। 18वीं लोकसभा आम चुनाव के दौरान बिहार के जिलों में उतरने वाले हेलीकॉप्टरों की पूरी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, ठीक है, स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह ऐप राज्य में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एनओसी मतलब एनओसी के संबंधित मुद्दों पर कम करने में भी मदद करेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा काम किया जाएगा, हेलीपैड वाला जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हेली सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर देश के सभी हेलीपैड का पूरा डेटाबेस मौजूद होगा। उद्देश्य क्या होगा, हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और भारत के राज्यों के शासित प्रदेशों के जिला प्राधिकारियों के बीच में एक डिजिटल प्रस्तुति तंत्र का क्या करना, निर्माण करना। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर अपने अनुरोध ऑनलाइन दर्ज करते हैं तथा हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय में अनुमति और मंजूरी भी डिजिटल रूप से प्राप्त करते हैं। इससे क्लियरेंस में लगने वाला समय भी मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो बकवास करंट अफेयर से हटाइए इसको। राज्य क्रेडिट सेमिनार की बात करेंगे, ठीक है। तो हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पटना में राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया, तो नाबार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे, 1982। ठीक है, 1982, ठीक है। शिवरामन कमेटी थी ना, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। 12 जुलाई नाबार्ड दिवस, ठीक है। इस सेमिनार के दौरान वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए स्टेट फोकस पेपर भी जारी किया जाएगा। फोकस पेपर पर राज्य में कृषि, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण आदि प्राथमिक क्षेत्रों में, ठीक है, 2.43 मतलब 2.43 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट प्रवाह का भी अनुमान लगाया गया है, ठीक है। कृषि क्षेत्र के लिए अधिकतम क्रेडिट प्रवाह 1.11 लाख करोड़ रुपए और एमएसएमई क्षेत्र के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, ठीक है। मतलब टोटल कितना है, 2.43 लाख करोड़, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए कितना रखा गया, 1.11 है, और ठीक है, एमएसएमई के लिए कितना है, 1.03 है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में
रखना चाहिए, ठीक है। यह क्रेडिट अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक वाले क्षेत्र आधारित ऋण दिशा निर्देशों और सतत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। इस पेपर के दिशा निर्देशों के आधार पर बैंक बिहार में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक ऋण योजना जारी करेगी, ठीक है। ध्यान में रखना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो देखिएगा, राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो हाल में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में पटना में राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पे ये सारी चीजें निकल कर आई है, ठीक है। राज्य के लिए क्रेडिट योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बिहार में 28 जिलों को क्रेडिट की कमी वाले जिले माना जाता है, जहां प्रति व्यक्ति क्रेडिट उपलब्धता 6,000 रुपए से भी कम है। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड का कवरेज भूमि जोत का केवल 25% है। मतलब क्रेडिट कमी अगर रहेगी तो फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ना। कोई भी खेती करेगा तो उससे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, तो पैसे ही नहीं रहेंगे किसान के पास, तो खेती किस प्रकार से करेगा? तो उन्हीं चीजों का मतलब दूर करने के लिए इन चीजों को किया जा रहा है, ठीक है। इसे केसीसी होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसी का कवरेज भूमि जोत केवल मात्र कितना है? मात्र 25% है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जहां प्रति व्यक्ति क्रेडिट उपलब्धता मात्र 6,000 रुपए से भी कम है, ठीक है। बिहार में क्रेडिट और डिपॉजिट अनुपात केवल, ठीक है, 53.01% है। इस पर राज्य में विभिन्न उप क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में ऋण गहनता की आवश्यकता है। अब मान लीजिए जब यहाँ पे पैसे नहीं रहेंगे लोगों के पास, तो खेती करना तो जरूरी है, तो उनको ऋण देना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट की आवश्यकता है। जब ऋण जब उनको मिलेगा तो वो पैसा को कहाँ पे लगाएंगे? खेती में लगाएंगे। खेती से जो उनकी आय होगी तो उनसे अपना भरण पोषण भी करेंगे, और जो ऋण जो उन्होंने ले रखा है उनको क्या करेंगे? चुका भी देंगे, ठीक है। राज्य में आर्थिक विकास में रोजगार के अवसरों में वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या करती है? निभाती है। बिहार में उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। तो हाल में ही 11वें बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2000 ज्ञान भवन पटना में किया गया। कहाँ पे किया है? ज्ञान भवन पटना में किया गया है, ठीक है। राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता में सुधार के लिए एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब बात करें बीईएस क्या है? तो बिहार एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। शिखर सम्मेलन को क्या बोलेंगे? सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन बात करेंगे 2024 का, 3 मुख्य क्षेत्र पे ध्यान केंद्रित रखा गया है। वो 3 क्षेत्र कौन सा है? विकासशील बिहार में युवाओं की भूमिका, कृषि संबंध और लॉजिस्टिक क्षेत्र। दूसरा क्या है? ट्रेंड सेटर, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश, महिला उद्यमियों द्वारा मार्ग प्रशस्तीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन। उद्यमिता क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं? जो एंटरप्रेन्योरशिप कहने का मतलब स्टार्टअप खोलते हैं, मतलब ऐसे ही कोई बिजनेस थोड़ी ना चलता, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसको प्रयत्न किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, उद्यमी वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं आगे के फ्यूचर को देखते हुए। तो राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता में सुधार के लिए बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन द्वारा एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पे 3 क्षेत्र पे बातें रखी गई। 3 मुख्य क्षेत्र थे। वो 3 मुख्य क्षेत्र कौन था? तो विकासशील बिहार में युवाओं की भूमिका, कृषि संबंध और लॉजिस्टिक क्षेत्र, ठीक है, पहला। दूसरा जो था ट्रेंड सेटर, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश, महिला उद्यमियों द्वारा मार्ग प्रशस्तीकरण, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न विशेषज्ञों, उद्यमियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं ने भी पार्टिसिपेट किया और उद्यमियों के साथ अपना विचार को मतलब क्या किया? साझा किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ग्राम श्री किसान स्टार्टअप ने वार्षिक उद्यमी पुरस्कार जीता और 80 लाख रुपए की फंडिंग भी प्राप्त की। तो इस शिखर सम्मेलन के ग्राम श्री किसान स्टार्टअप ने क्या जीता? वार्षिक उद्यमी पुरस्कार जीता। उसको कितनी फंडिंग हो गई? तो 80 लाख रुपए की इसको फंडिंग होती है यहाँ पे। और राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की बात करेंगे तो बिहार को किस में रखा गया? तो इंस्पायरिंग लीडर के श्रेणी में, ठीक है। एक होता है अचीवर होता है, एक होता है इंस्पायरिंग लीडर होता है, ठीक है। कई श्रेणी बनाए गए थे, तो इसमें स्टार्टअप रैंकिंग में 2000 बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में रखा गया है, इसे ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र। तो हाल ही में बिहार में राज्यपाल के द्वारा बिहार में हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई। तो हाल ही में बिहार में राज्यपाल के द्वारा हिंदू अध्ययन केंद्र आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। किस वजह से? तो युवाओं में वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक विज्ञान को जोड़ने के लिए केंद्र खोला जा रहा है।
या प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में, ठीक है, यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में शीघ्र ही एक हिंदू अध्ययन केंद्र एवं आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार में क्या खोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार में हिंदू अध्ययन केंद्र और एक आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जा रहा था, किस जिला में और कहाँ पे खोला जा रहा है, तो छपरा जिले में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में इसका खोला जा रहा है, ठीक है। और मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं में वैदिक संस्कृति आध्यात्मिक विज्ञान को जोड़ने के लिए केंद्र की शुरुआत की जा रही है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे ये क्षेत्र किस प्रकार से काम करे। यह क्षेत्र, इस केंद्र में छात्र वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत आदि जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र और अन्य प्राचीन धार्मिक संस्कारों का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह केंद्र आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुसंधान, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण होगा और राज्य के आध्यात्मिक पर्यटन को भी मतलब क्या करेगा, तो बढ़ावा देगा, ठीक है। तो कहाँ पे खोला जा रहा है आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र, कहाँ पे खोला जा रहा है, कोई जगह का नाम बताइए। छपरा। जेपी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। और कहाँ पे है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, छपरा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, छपरा में। ठीक है, छपरा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, छपरा में, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बताओ, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई, ठीक है। विद्यालयों में 100% सकल नामांकन हेतु अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में बिहार में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के नामांकन के लिए विशेष अभियान क्या हो रहा है, चलाया जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस वर्ग से किस वर्ग तक के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, तो 1 से लेके 8 तक, ठीक है। 8वीं तक। विवरण की बात करें, बिहार में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए 1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक चलने वाले एक विशेष अभियान, इसका नाम है प्रवेशोत्सव। क्या नाम है, प्रवेश उत्सव, मतलब विशेष नामांकन अभियान 2024 का मतलब क्या किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। अब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इस अभियान के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए निर्देश भी क्या किया गया है, जारी किया गया है। इस अभियान के उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बिहार के प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति की भी स्थापना की गई है। इस अभियान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि राज्य के एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और विद्यालय से बाहर न जा रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अभियान जो चलाया जा रहा है, तो 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे को इसमें कवर किया जाएगा, मतलब विशेष नामांकन अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी बच्चे का मतलब एडमिशन हो जाए, ठीक है। क्रियान्वयन की पद्धति क्या होगी, किस प्रकार से बच्चों को क्रियान्वयन किया जाएगा, तो देखिए, नए छात्र छात्राओं के नामांकन एवं ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं को वापस लाने हेतु ये जिम्मेदारी स्थानीय स्वयं सहायता समूह, शिक्षा स्वयंसेवक, टोला सेवक, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और छात्रों के अभिभावकों आदि की दी जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब, जो बच्चा जो ड्रॉप आउट हो चुका है या जिस बच्चे का अभी तक नामांकन नहीं होगा, उनको स्कूल भेजने की जिम्मेवारी आपकी है। इसके लिए कौन कौन होंगे, तो शिक्षा स्वयंसेवक होंगे, स्थानीय स्वयं सहायता समूह होंगे, टोला सेवक की भी नियुक्ति की गई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, छात्रों के अभिभावक हो गए, इन सब की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। अब विद्यालय से बाहर के बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको डीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नेतृत्व में ईंट भट्टे पर काम करने वाले, रेलवे, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, ठीक है। तो भाई जो बच्चा ईंट भट्टा पे काम कर रहा है, रेलवे, मंदिर, अन्य सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले बच्चे, ठीक है, मतलब जो कि पैसे मांग के किसी भी प्रकार से अपना समय काट रहे, तो वैसे बच्चों को टारगेट किया जाएगा, वैसे बच्चों को टारगेट करके उनको शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पे बाल पंजी, ठीक है, ई शिक्षा कोष पोर्टल पे बाल पंजी योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का विवरण दर्ज होगा, ठीक है। तो पोर्टल का नाम क्या है, बाल पूंजी, ठीक है। ई शिक्षा पोर्टल पे बाल पूंजी, ठीक है, योजना है, ठीक है, क्या है, बाल पंजीकरण योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का क्या किया जाएगा, विवरण मतलब क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। अब हम लोग आते थोड़ा इस शिक्षा पोर्टल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, किस प्रकार से काम करती है। तो इस शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के बारे में विस्तृत जानकारी डिजिटल रूप से अपलोड की जाती है, ठीक है, इस शिक्षा पोर्टल पे। उदाहरण के लिए शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, छात्रों का प्रदर्शन, ठीक है, उनका असाइनमेंट कार्ड आदि भी जानकारी इस पोर्टल पे क्या होंगे, उपलब्ध होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। पटना संग्रहालय में कंजर्वेशन लैब, ठीक है, तो पटना संग्रहालय में कंजर्वेशन लैब लगाई जा रही है। तो हाल में जीर्णोद्धार किए गए पटना संग्रहालय में एक नई कंजर्वेशन लैब की स्थापना की गई, ठीक है। अब बात की ये कंजर्वेशन लैब किस प्रकार से काम करेगी, तो इस कंजर्वेशन लैब में संग्रहालय के दुर्लभ पुरावशेष, कलाकृतियों, टेराकोटा और अन्य प्राचीन सामग्री को संरक्षित किया जाएगा, ठीक है।
संग्रहालय में दुर्लभ पुराना अवशेष में पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा, धातुए पुरातात्विक स्थलों के अवशेष आदि शामिल किया जाएगा। टेराकोटा क्या होता है? आग में जो पका देते थे उसको टेराकोटा कहते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो सामान को आग में पकाते थे। टेराकोटा के बर्तन भी मिलेंगे, टेराकोटा की मूर्ति भी मिलते थे, और भी बहुत कुछ जो है टेराकोटा में मिलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी टेराकोटा बहुत प्रचलित था, ठीक है। संग्रहालय के इस हिस्से में सारण, बक्सर और चंपारण से मिली कलाकृतियां और मौर्य काल में शुंग काल के मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बताना है, एक कंजर्वेशन लैब की स्थापना की गई तो बिहार में कहाँ पे किया गया था, क्या बताओगे आप? तो पटना संग्रहालय में, ठीक है। एक नया कंजर्वेशन लैब कहाँ पे लगाया जा रहा है? पटना संग्रहालय में। क्या मिलेगा? तो दुर्लभ पुरावशेष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? दुर्लभ पुरावशेष, जो कि किससे संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो मौर्य काल, शुंग काल, ठीक है, चंपारण से मिली, बक्सर और सारण से मिली बहुत सारी कलाकृतियां है, उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे और क्या है, ठीक है। तो बिहार संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने सरकार को पटना संग्रहालय में राज्य की पहली कंजर्वेशन लैब स्थापित करने में सहायता की है। और राज्य की पहली कंजर्वेशन लैब जो पटना संग्रहालय में जो स्थापित की गई, इसमें मदद किसने किया है? तो बिहार संग्रहालय ने, और साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, दोनों ने मदद की है, ठीक है। पटना संग्रहालय के पुनः विकास के लिए कुल परिव्यय 15 करोड़ रुपए, कितनी राशि का परिव्यय किया जाएगा, तो क्या बताएंगे? 15 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा, ठीक है। पटना संग्रहालय में कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, ठीक है, वेटिंग रूम, सर्विस सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो पटना म्यूजियम को किस पे? बिहार म्यूजियम। बिहार म्यूजियम के तर्ज पे। बिल्कुल, विकसित किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पटना संग्रहालय के बारे में भी हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी पटना संग्रहालय की? 13 अप्रैल 1917 को इसकी अपना स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? सर तो 3 13 अप्रैल। अप्रैल 3 अप्रैल है, ठीक है, हाँ 3 अप्रैल है, ठीक है। 3 अप्रैल ये लिख रहा था, पढ़ गलत रहा था, ठीक है। हाँ 3 अप्रैल 1917 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब पटना संग्रहालय का निर्माण वास्तुकला की मुगल और राजपूताना शैली में किया। ये एग्जाम में बीपीएससी के मद्देनजर काफी अधिक इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किस शैली में किया गया था पटना संग्रहालय के निर्माण? वास्तुकला की मुगल और राजपूताना, हाँ ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1917 में इसकी क्या हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, पटना संग्रहालय की, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, नहीं चलेंगे, ठीक है, इसको यहीं पे रोकते हैं क्योंकि 3 दिन में इसको समाप्त करना है, कि एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पक्का आएंगे, 100% आएंगे, इसको मार्क कर लीजिए। 1 नंबर यहाँ से आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो पटना संग्रहालय के निर्माण की बात करें किस शैली से हुआ, तो ध्यान रखेंगे। तो वास्तुकला की कौन सी शैली होती है, क्या बताएंगे? मुगल और राजपूत ठीक है, शैली। मुगल और बिल्कुल, ठीक है, राजपूत। ध्यान रखें, मुगल और राजपूत, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1917 भूलेंगे में। तो नहीं। हाँ बिल्कुल, 1917 में क्या हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्न को, देखेंगे आगे का प्रश्न क्या है। तो देखिए, प्रीपेड ट्राम डाक टिकट, ट्राम ट्राम समझते हैं ना, ट्राम, ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया। हाल ही में पटना जनरल पोस्ट ऑफिस ने विश्व के पहले डाक टिकट ट्राम टिकट के शुभारंभ की 250वीं वर्षगांठ मनाई है। तो विश्व का पहला डाक टिकट जो था तांबा का था, ट्राम का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसकी कितनी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 250वां वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। जारी कब किया गया था उस पर जरा बात करते हैं। तो भारत में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल, जो कि 1773 से लेके 1785 के दौरान डाकघर के पहले की तुलना में अत्यधिक अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए थे, और डाकघर को निजी पत्राचार कुछ सीमा तक के लिए भी अनुमति हेतु बनाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उठाए गए थे। 31 मार्च 1774 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के लिए 2 आने रुपए के, ठीक है, तांबे के टिकट का प्रचलन लाए गए थे, ठीक है। कब? तो 1774 में। कब? 1774 में। क्या चीज का किया गया, ठीक है। तो ध्यान में, तांबा का, ये आएगा एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तांबा का किया गया था, ठीक है। और इसकी मूल कितनी थी? तो 2 आना मूल था। कितना था? 2 आना का मूल था। 2 आना का। इस समय गवर्नर की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो इस 31 मार्च 1774 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डाक मूल्य के पूर्व भुगतान के लिए, ठीक है, तांबे के टिकट
प्रचलन में किया गया था, जिसका मूल्य कितना था, 2 आने था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2 आने थे। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, वर्ष 1774 में संचार नेटवर्क की दृष्टि से क्रांतिकारी वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह वर्ष था जब डाक सेवाओं को आम जनता के लिए खोला गया था। ठीक है, तो डाक सेवाओं को आम जनता के लिए कब खोला गया था, 1774 में खोला गया था। तो डाक सेवा के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1774 का वर्ष जो है एक प्रकार के क्रांतिकारी वर्ष है। ठीक है, इससे पहले केवल शाही परिवार को ही डाक सेवाओं की सुविधा थी, इससे पहले आम जनता को लिए नहीं थी। शाही परिवार जो तो वही मतलब क्या, डाक सेवा का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन 1774 में डाक सेवा को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। तो जाहिर सी बात है, आम जनता जब डाक का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए कुछ शुल्क लगेगा, और शुल्क जो लगेगा तो उसके लिए टिकट जारी किया गया, और टिकट जो जारी किया क्या चीज का बना हुआ था, तांबे का। तांबे का बना हुआ था। इसके लिए मूल्य कितनी थी, तो 2 आना। ठीक है, दो आप देखेंगे इस टिकट को कहां से जारी किया गया था। इस तांबे के टिकट का सबसे पहले पटना तत्कालीन अजीमाबाद से शुरू किया गया था। कहां से, तो अजीमाबाद से। ठीक है, अभी तो पटना, लेकिन उस समय अजीमाबाद। इसकी 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिहार सरकार ने डाक विभाग द्वारा ट्राम टिकटों पर एक विशेष कवर को भी मतलब क्या किया, जारी किया। ट्राम टिकट की 250वीं वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के दौरान दुर्लभ डाक टिकटों और भारत में डाक सेवाओं के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी मतलब क्या की जाएगी, तो आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, काफी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब रहने देता हूं वहीं पे। ठीक है, कल के क्लास में बिहार में वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जीएसटी संग्रह में वृद्धि आपको देखने को मिली बहुत दिन के बाद, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये वाला टॉपिक प्रीपेड ट्राम डाक टिकट जो है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पटना संग्रहालय से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन दोनों से प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको मार्क करते हुए आप लोग चलिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग से करवाएंगे, तो वहां पर भी इन सारे चीज से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है।